दोनों को बातें करते सुन आशना ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कड़वा नीम खा लिया हो। वो वापस जाने के लिए पलटी तो मिसेस अग्रवाल की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे आवाज़ दी, अरे आशना, आओ ना बेटा, जब देखो अपने रूम में बैठी रहती हो, कभी कभार बाहर की दुनिया भी देख लिया करो और किसी से ना सही हमसे मिलने ही आ जाया करो। ना चाहते हुए भी आशना जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनके सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, वाह अग्रवाल आंटी, आप तो इस ड्रेस में बिल्कुल मॉडर्न लग रही हैं। अरे मॉडल तो छोड़ो, आपने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। आपको देखकर कोई आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। आसना ने बढ़ चढ़कर तारीफ करी, जो मिसेज अग्रवाल को अपने लिए सुनना बहुत पसंद थी। आशना उनसे हमेशा उनकी तारीफ किया करती थी और यही कारण था कि मिसेज अग्रवाल आशना को खूब पसंद किया करती थी। हाँ, सो तो है। आज भी लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखना नहीं भूलते। सोनी और मैं एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं तो कोई जान ही नहीं पाता कि माँ कौन है और बेटी कौन। उन्होंने अपनी जुल्फों को झटकते हुए कहा। अपर्णा जी उन दोनों को सुनते हुए मुंह बना रही थीं। वो बीच में ही बोल पड़ी, मिसेज अग्रवाल, आप आज मिसेज मित्तल की बेटी की गोद भराई के फंक्शन में चल रही हैं या नहीं? मिसेज मित्तल ने इतने प्यार से बुलाया है तो जाना ही है, मिसेज अग्रवाल ने कहा। अच्छा आंटी, आप बैठिए, मुझे ज़रा काम है। जूही की गोद भराई में आपसे मिलती हूँ। आशना ने वहाँ से जाने का बहाना बनाया। अरे बैठो भी, ऐसा भी कौन सा काम है जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया, मिसेज अग्रवाल ने इतरा कर कहा। आंटी, अब आप तो वैसे ही हूर परी लगती हैं, तो फंक्शन में तो आपने ही चमकना है, लेकिन हमें तो चमकने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, आशना ने कहा। हाँ हाँ, जाओ मिसेज राणा, अब मुझे भी चलना चाहिए, शाम में ही मिलते हैं, मिसेज अग्रवाल ने आशना ने कहकर अपर्णा जी से जाने की बात कही। कैंटीन में हुए उस वाकये से अरमान से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। कैंटीन से निकलकर वो कॉलेज के बैक साइड पर आया तो उसे रूही का ये बिहेवियर पसंद नहीं आया था। उसकी पजेसिवनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। रूही तुलसी को घूरते हुए उसके सामने चेयर पर बैठ गई और बोली, सो सैड, तुम बच गई। मेरी मानो कॉलेज वॉलेज छोड़ो और घर बैठो, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि मुंह छुपाने के को घर भी ना मिले, उसने बड़े आराम से कहा और वहां रखा पानी तुलसी के मुंह पर फेंकने को हुई, लेकिन तुलसी ने उसके उसी हाथ को पकड़कर उसी की पीठ से लगाते हुए कहा, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझने की भूल मत करना। अभी तक चुप थी क्योंकि तुम जैसों के मुंह लगना पसंद नहीं मुझे। मुझसे भिड़ोगी तो पछताओगी, क्योंकि जुबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं मेरे, इसलिए दूर रहने में ही भलाई है तुम्हारी। उसने झटके से उसका हाथ छोड़ा और जानवी के साथ बाहर निकल गई। हिमेश, सिद्धांत और कार्तिक मुंह खोले बिना पलक झपकाए देख रहे थे। रूही ने अपने हाथ पर उसकी उंगलियों के निशान देखे तो गुस्से से बोली, अपनी इस बेइज्जती का बदला तो तुमसे लेकर रहूंगी मिस बहन जी, जस्ट वेट एंड वॉच। वाह यार, तुम तो एकदम दबंग निकली, उस चुड़ैल की बोलती ही बंद कर दी तुमने। तो मुझे तो मजा ही आ गया, देखो तो मैंने वीडियो भी बना लिया। लेकिन तुलसी, वो सीधे पैर की चुड़ैल शांत तो नहीं रहने वाली, अब वो जरूर तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगी, तुम संभल कर रहना, जानवी ने बाहर आते हुए कहा। तुलसी ने कुछ नहीं कहा तो जानवी ने कहा, तुमने देखा सीनियर सर ने कैसे हीरो की तरह बीच में आकर तुम्हारा हाथ जलने से बचा लिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनको थैंक यू कहना चाहिए? उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ऐसा किया होगा, वरना तो वो क्यों आते मुझे बचाने, तुलसी ने कहा। तुलसी, अच्छा ठीक है, जब वो देखेंगे तो दूंगी उन्हें थैंक यू, कर दूंगी, तुलसी ने कहा तो जानवी मुस्कुरा दी। दोनों क्लास अटेंड करने चली गईं। ओ भाई साहब, क्या ये सच में हुआ है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, ये कल वाली भोली भाली मासूम लड़की थी। ये जय, जरा चुटकी तो काट मुझे, सिद्धांत ने कहा। तो ले, मैं तुझे अच्छे से यकीन दिलाती हूँ, कृतिका ने कहा और जोर से उसके हाथ पर पिंच किया तो सिद्धांत ने उसके बाल खींच दिए। यार, अब तो मुझे महाभारत होने की संभावना लग रही है, अब ये युद्ध दो तरफा चलेगा। हिमेश ने उन दोनों पर ध्यान ना देते हुए सोच में डूबे हुए कहा, तुम दोनों बैठे बैठे सोचो, मैं जा रही हूँ क्लास अटेंड करने। वो मिस माथुर जब देखो तब डैड को कॉल करके मेरी शिकायत की धमकी देती रहती हैं, कृतिका ने कहा और बैग टांगकर बाहर निकल गई। चल भाई, अपन भी चलें, मिस माथुर को देखकर आंखें सेंक लेंगे, सिद्धांत ने भी उठते हुए कहा तो हिमेश ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, कल तो बड़ा फेंक रहा था सच्चा वाला प्यार हो गया है एंड ऑल, अब कहाँ गया तेरा सच्चा वाला प्यार? अबे तो क्या आंखें बंद कर लूं? वो मिस माथुर जब चलती है ना तो मैं हूं ना फिल्म की सुशी याद आती है यार, सिद्धांत ने कहा। बेटा, तेरा फ्यूचर साफ दिखाई पड़ रहा है मुझे, शादी के बाद भी यही हरकतें रही ना तो बीबी के जूते खाने से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, हिमेश ने कहा। उसे मैं उसे जूते ही नहीं दिलवाऊंगा, सिद्धांत ने कहा और दोनों हंसते हुए क्लास में दाखिल हुए। मिस माथुर अभी आई नहीं थी तो दोनों कृतिका के पीछे जाकर बैठ गए। अरमान भी तब तक आ गया और वो भी जगह देखकर बैठ गया।
क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हिमेश ने पूछा। अरमान ने छोटा सा जवाब दिया और बुक खोल ली। अरे गुरु, तूने फिल्म का ट्रेलर मिस कर दिया, सिद्धांत ने कहा तो अरमान ने सवालिया निगाह उठाई। वो आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही मिस माथुर क्लासरूम में दाखिल हुई। मिस माथुर को देखकर सब आहें भरते हुए उठ खड़े हुए। मिस माथुर ने उन चारों पर एक नज़र डाली और फिर बोर्ड की तरफ घूम गई। दोपहर के 2 बज रहे थे और ऋतु स्कूल से लौट रही थी। चौल में पहुंचते ही वहां खेलने वाले बच्चों के साथ दौड़ी तो अचानक ब्रेक न लगाने और एक पैर पर सड़क पर टेकने के चक्कर में वो संभल नहीं पाई और गिर पड़ी। चोल की सड़कें सीधी न होकर ऊबड़ खाबड़ थीं, जिससे पानी के गड्ढे भरे पड़े थे और ऋतु उसी गड्ढे में जा गिरी। पत्थर लगने से चोट तो आई सही, उससे भी खराब चीज ये हुई कि स्कूल यूनिफॉर्म जो व्हाइट कलर में थी वो पूरी कीचड़ में सन गई थी। अब उसे डर इस बात का था कि अगर ये दाग नहीं छूटेगा तो उसकी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। आज क्या कीचड़ स्नान का मन बनाकर स्कूल से निकली थी? चिंटू ने उसे कीचड़ में ही बैठे कुछ सोचते हुए पूछा। देखा तो तू अपने काम से काम रख, मैं कीचड़ में नहाऊं या अमृत में, तुझे क्या? ऋतु ने उठते हुए कहा। चेतन ने उसकी गिरी हुई साइकिल उठाई और बोला, ब्रेक टूट गया है इसका, तू जा, मैं ठीक करा देगा। तू क्यों ठीक कराएगा? मुझे भी हाथ पैर दिए हैं ना पप्पा ने, मैं कर लूंगी, तू जा यहाँ से। ऋतु ने साइकिल पकड़ी और आगे बढ़ गई। फिर चिंटू ने कुछ नहीं कहा। ये क्या हाल बना लाई है अपना? अवंतिका जी ने उसके हाथ से स्कूल बैग लेकर अंदर रखते हुए पूछा। पूछो मत आई, ऋतु ने साइकिल टिकाते हुए कहा। तब तक अवंतिका जी पानी लेकर आई, थोड़ा बहुत कीचड़ बाहर ही धोया, फिर ऋतु अंदर चली गई। कॉलेज खत्म होते ही जानवी घर चली गई। तुलसी को आज से ही जॉब ढूंढनी शुरू करना था। लाइब्रेरी से बुक इशू करवाकर वो बुक बैंक में रखते हुए बाहर निकली तो सामने से आते हुए अरमान से टकरा गई। वो सॉरी कहते हुए एकदम से हटी तो उसकी आह निकल गई। उसके बाल अरमान के शर्ट के बटन में फंस गए थे। वो बालों को निकालने लगी तो बाल निकलने की बजाय और उलझ गए थे। रुको, अरमान ने उसके हाथ पकड़कर कहा तो तुलसी ने उसकी तरफ नजरें उठाई और तुरंत ही अपने हाथ हटाते हुए नजरें झुकाकर कहा, जल्दी करिए, आपकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो जबरन तमाशा खड़ा कर देंगी। वो घर चली गई, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरमान ने बटन में फंसे बालों को निकालने की कोशिश करते हुए झट से सफाई दी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी पसर गई। आज कैंटीन में जो कुछ आपने किया उसके लिए थैंक यू, तुलसी ने कहा। लेकिन अरमान बालों को बटन से निकालने में ही लगा रहा। थोड़ा सा करीब आओगी? अरमान ने कहा तो तुलसी ने उसे सवालिया नजरों से देखा। ये तुम्हारे बाल निकल नहीं रहे हैं इसलिए कहा। मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, अरमान ने कहा। तुलसी उसके थोड़ा करीब चली गई। अरमान की धड़कनें बढ़ गई थीं। आज तक ये फीलिंग्स उसे कभी महसूस नहीं हुई थी जो तुलसी के करीब आने पर होती थी। ट्रेन में भी ऐसे ही एहसासों को उसने महसूस किया था और आज फिर वही एहसास उसे घेर रहे थे। उसने जल्दी जल्दी उसके बाल निकाले तो तुलसी ने जाने के लिए एक कदम बढ़ाए। मिस जूनियर, अरमान ने पीछे से आवाज लगाई तो तुलसी ने पलटकर सवालिया निगाहों से उसे देखा तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, नो नथिंग। तुलसी पलटकर चली गई और अरमान ने उसे देखता रह गया। फिर सिद्धांत हिमेश को कॉल करते हुए घर से निकल गया। ड्राइव करते हुए अरमान ने सिद्धांत और हिमेश को कॉल लगाई, लेकिन हिमेश बिजी होने की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन सिद्धांत कॉल रिसीव करते ही शुरू हो गया, यार कहाँ है तू? कॉलेज से पीएम बनकर ही निकलेगा क्या? यहाँ ये हिमेश मुझसे गधे की तरह काम करवा रहा है, सिद्धांत ने कहा तो अरमान हंस पड़ा। यहाँ मेरी हालत खराब हो रखी है और तू हंस रहा है? तू ये बता, तू आ रहा है या नहीं? सिद्धांत ने पूछा। लेडीज फंक्शन में मैं क्या करूंगा यार, और डैड को भी मेरा जाना पसंद नहीं आएगा, और सही कहूँ तो मुझे ये बड़े लोगों की पार्टीज में चकाचौंध में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज घर में अकेले रहकर कुछ पल सुकून से रहना चाहता हूँ, जो कभी कभार ही नसीब होते हैं इस जेल खाने में, अरमान ने कहा तो सिद्धांत ने उसकी बात समझते हुए ओके एंजॉय कहते हुए कॉल कट करी। अरमान आज बहुत ही खुश था। तुलसी के साथ जो कुछ 10-15 मिनट उसने बिताए वो अब तक के सबसे बेस्ट लम्हे लग रहे थे उसे। उसके बात करने का तरीका, उसके हाथों की छुअन, उसके बालों से आती खुशबू, उसका घूरना, सब कुछ बार बार अरमान की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था और अरमान इन पलों को बार बार लगातार याद करते हुए एक खूबसूरत मुस्कान लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने महसूस किया कि तुलसी के करीब ना होने पर भी सिर्फ उसकी यादों से ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। पूरे रास्ते सिर्फ तुलसी को सोचते हुए अरमान घर पहुंचा। घर के बाहर से ही उसे घर के अंदर की घुटन महसूस होने लगती थी, लेकिन आज घर में किसी को भी ना पाकर उसने सुकून भरी सांस ली। दौड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गया तो आशना से टकराते हुए बचा। संभल कर भैया, वैसे इस सुपर स्पीड में कहाँ जा रहे थे आप? किसी ने देख लिया होता तो? आशना ने पूछा। आप लोग तो मित्तल अंकल के यहाँ जाने वाले थे ना, गए नहीं अभी तक? अरमान ने सवाल के बदले सवाल पूछा। जाना तो है लेकिन अभी वक्त है उसमें, आशना ने जवाब दिया। ओह,
अरमान ने निराशाजनक लहजे में कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके सुर कुछ बदले-बदले से नज़र आ रहे हैं। बात क्या है? ज़रा हमें भी पता चले। आशना ने कहा तो अरमान ने कहा, एक सवाल पूछें आपसे? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। आशना ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अरमान उसका इशारा समझते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। नीचे से उन दोनों को देख रही अपर्णा जी ने अरमान के जाते ही कहा, 1 घंटे में निकलना है हम लोगों को, वक्त पर रेडी हो जाना। जी, आशना ने जवाब दिया और पलटकर अपने रूम में चली गई। अपर्णा जी की नज़र उस पर तब तक रही जब तक कि वो उनकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। रितु बेटा, राशन खत्म होने वाला है, जरा लिस्ट तो बना ले, अवंतिका जी ने कहा। हो आई, रितु ने अपने बैग से नोटबुक निकालते हुए कहा। फिर अवंतिका जी के बताए अनुसार लिस्ट बनाने लगी। कॉलेज गेट पर आकर तुलसी ने ऑटो लिया। कैफे, रेस्टोरेंट और भी कई जगह ट्राई करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिली। वो अच्छे से जानती थी ये मुंबई है और यहाँ जॉब मिलना आसान नहीं है, और पार्ट टाइम जॉब तो और भी मुश्किल थी। क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं थी कि कोई एक कंपनी उसे जॉब दे। जहाँ इंजीनियर काम के लिए भटक रहे थे तो फिर उसकी क्या बिसात। शाम हो चुकी थी और बादल भी घिर आए थे और आंधी तूफान भी शुरू हो चुकी थी। तुलसी ने और देर करना सही नहीं समझा। फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी थी। कल फिर ट्राई करने की सोचकर वो मेट्रो स्टेशन पर आई। तब तक बारिश काफ़ी तेज हो चुकी थी। तुलसी को अब घर की चिंता सता रही थी। पिछली बार बहुत ज़्यादा और लगातार होने वाली बारिश की वजह से घर की दीवार ढह गई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो तो भला हो चिंटू और उसके आई बाबा का, जिन्होंने उन लोगों की काफ़ी मदद करी और जल्दी ही मरम्मत का काम करवा दिया। इसी सब को सोचते हुए तुलसी भीगते हुए और भागते हुए अपनी चोल में पहुंची, जहां इस जोरदार बारिश में भी लोग अपनी छतों को ढकने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को देखते हुए तुलसी जल्दी से अपने घर पहुंची, जहां पूरे घर में पानी भर गया था और अवंतिका जी और ऋतु सामानों को गीला होने से बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। उसने छत की तरफ देखा, जहां हर जगह से पानी टपक रहा था। बाहर बारिश रुकने का कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे और घर के अंदर भर रहे पानी को निकालने का कोई रास्ता तुलसी को नहीं सूझ रहा था। अभी तक के कमाए पैसों से उसने मिट्टी के घर को ईंट और सीमेंट के घर में बदला, लेकिन छत के लिए पैसे नहीं जोड़ पाई और वो वैसे ही कवेलू वाली छत रह गई। तुलसी ने अब सोचना छोड़ा और अपने बैग को खीले में टांगकर ऊपर चढ़ाकर इधर उधर खिसक चुके कवेलुओं को ठीक किया। पहले ही भीग चुकी तुलसी अब ठंडी हवा और बारिश के थपेड़ों से कांप रही थी, लेकिन उसने अपने हाथों को रुकने नहीं दिया। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई तो नीचे से रितु ने उसे आवाज लगाई, दीदी नीचे आ जाओ, पानी टपकना बंद हो गया है। तुलसी ने राहत की सांस ली और नीचे उतर आई। अवंतिका जी ने उसे कांपते हुए देखा, कपड़े बदलने के लिए कहा और खुद रसोई में जाकर चाय चढ़ाने लगी। रितु ने चारों तरफ फैले पानी को बाहर निकाला। तब तक तुलसी भी आ गई। तू जा, थक गई होगी, मैं ये कर लूंगी, तुलसी ने कहा। अब मैं ये बोलूंगी कि नहीं आप रहने दो, मैं कर लूंगी, तो मेरी बात तो आप मानने से रही। तो इससे अच्छा है हम 50-50 कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मस्त अदरक वाली चाय पियो। आपके बहाने ही सही, तब तक मैं भी आराम फरमा लूं, रितु ने वहीं पड़ी चारपाई पर लेटते हुए कहा। तुलसी भी उसके बगल में ही लेटते हुए छत की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। दीदी, क्या हर साल की तरह इस बार भी पूरी बारिश ऐसे ही निकलेगी? रितु ने उसकी तरफ करवट लेकर कहा। नहीं प्रिया, मैं कल ही पूरी छत को फाइबर शीट से कवर करवा दूंगी, उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी, तुलसी ने कहा। ये बात भी उसके दिमाग में अभी ही आई थी। अवंतिका जी चाय लेकर आई तो तीनों चाय पीने लगी। उसके बाद पूरे घर को साफ करके सुखा कर सारा सामान जगह पर रखा। ज्यादा सामान नहीं था घर में, बस जरूरत भर की ही चीजें थी, तो जल्दी ही सब हो गया। तुलसी और ऋतु थके होने की वजह से जल्दी ही और बिना कुछ खाए ही सो गईं, तो अवंतिका जी भी वैसे ही सो गईं। उन्हें बहुत दुख होता था अपनी बेटियों को ऐसे कम उम्र में इतना कुछ सहते देखकर। दोनों ने ही कभी शिकायत नहीं की, जैसा मिला उसी में संतुष्ट हो गईं। ऋतु तो फिर भी कभी कभी अपनी छोटी मोटी इच्छाएं जाहिर कर दिया करती थी, लेकिन तुलसी वो कभी कोई मांग नहीं करती। कपड़े भी ऋतु या अवंतिका जी के कहने पर ही खरीदती, वो भी तब जब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो। अवंतिका जी को अपने अनपढ़ होने का दुख सताता। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद हालात कुछ और होते। उनके पति उन्हें दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ छोड़कर किसी और के पास नहीं जाते। अवंतिका जी की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी, उन्होंने अपनी बाजू अपनी आंखों पर रख ली। अपर्णा जी, आशना और अमृता तीनों ही गोद भराई के फंक्शन के लिए चली गईं। मिसेज मित्तल ने उन लोगों का खूब अच्छे से वेलकम किया। वो लोग वहां सबसे मिले। इसके बाद अपर्णा जी ने अमृता को मिसेज मित्तल की बेटी जूही के पास भेज दिया और खुद आशना को लेकर एक तरफ चली आईं। आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? आशना ने अपना हाथ छुड़ाकर पूछा। तुम अच्छे से समझ रही हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों ले आई हूँ, अपर्णा जी ने सख्त लहजे में कहा। जूही के पास बैठी अमृता दोनों को ही देख रही थी।
दोनों के चेहरे के हाव भाव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अरमान को जरा भी भनक लगी कि उसकी और रूही की सगाई कॉलेज खत्म होने से पहले होने वाली है तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि वो मैं तुम्हारे साथ कर जाऊंगी। अपर्णा जी ने क्रूर निगाहों से उसे देखकर वार्निंग दी। आशना ने कुछ पल उन्हें देखा और जाने लगी तो उन्होंने कहा, मेरी बातों को कोरी धमकी समझने की भूल मत कर बैठना। आशना ने एक घृणा भरी दृष्टि उन पर डाली और एक तरफ बढ़ गई। अपर्णा जी भी होठों पर मुस्कुराहट की चादर ओढ़ मिसेज अग्रवाल की तरफ बढ़ गईं। आप अकेले आई हैं? रूही को भी साथ ले आती तो अच्छा होता, मिलना मिलाना हो जाता। अपर्णा जी ने कहा, अरे आप तो जानती हैं रूही अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर कितनी ज़्यादा सिंसियर है। अभी भी वो पढ़ाई ही कर रही थी तो मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया, मिसेज अग्रवाल ने कहा। अपर्णा जी उनकी बात पर हल्के से मुस्कुराती, जैसे उन्हें भी पता हो सच क्या है। यहाँ रूही अपने अमीर दोस्तों के साथ क्लब में फुल फुल टल्ली होकर डांस कर रही थी। रेड कलर का घुटनों से ऊपर तक का वन पीस ड्रेस पहने, हाथों में ग्लास थामे वो काफी शोर कर रही थी और साथ ही उसके फ्रेंड्स भी। तू एक बात बता, तू यहाँ आया क्यों है? कृतिका ने सिद्धांत के बगल में टेबल पर उचक कर बैठते हुए पूछा। लड़कियां ताड़ने के लिए? कृतिका ने उसे घूरा तो उसने कहा, नहीं मैं तो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, मैं तो हिमेश को कंपनी देने आया था। सिद्धांत ने बात को संभालते हुए कहा, कल से तो बड़ा मुझे प्यार हो गया कि नारीबाजी कर रहा था। क्या हुआ, लड़कियां देखते ही फिसल गया? कृतिका ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, हाँ तो हुआ है ना प्यार, अब क्या उसके माथे से चिपक कर घूमूं? सिद्धांत ने एकदम गुस्से से कहा तो कृतिका ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, ओए बुरा मान गया क्या? हटना यार, तुम लोगों को मैं ही छिछोरा लगता हूँ, सिद्धांत ने कहा। चल छोड़ना, वो देख सामने हिमेश कितना खुश लग रहा है ना? कृतिका ने बात बदलने की गरज से कहा तो सिद्धांत ने सामने की तरफ देखा जहाँ हिमेश इतने नौकर होने के बाद भी दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। मामा बनने वाला है, वो खुश तो होगा ही, सिद्धांत ने कहा। अरमान भी आता तो अच्छा होता, कृतिका ने कहा। नहीं आया तो और अच्छा, सिद्धांत ने अपर्णा जी और मिसेज अग्रवाल को हंस हंस कर बातें करते देखकर कहा। यार तुम लोगों को कुछ नहीं लगता कि अपना अरमान आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है? कृतिका ने पूछा। वो चुड़ैल हर पर उसके माथे पर सवार रहती है, सिद्धांत ने कहा। यार मैं उसकी बात नहीं कर रही मैं, कृतिका ने दांत पीसते हुए कहा। अरे हाँ यार, मैं समझ गया, तू उस बदलाव मिस जूनी से जुड़ रही है, पर तू ना अपने नाखून से भी छोटे दिमाग पर प्रेशर मत डाल, सिद्धांत ने कहा। कृतिका ने उसके पीठ पर एक मुक्का जमा दिया और बोली। खिसक कर टेबल से उतर कर जाने लगी तो सिद्धांत ने कहा, यार यहाँ कहाँ जा रही है? यहीं न बैठना, मैं बोर हो रहा हूँ। अपने प्यार को याद कर ले, रात से सुबह तक हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। कृतिका ने जाते जाते पलट कर मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धांत ने मुंह बना लिया। उन दोनों के जाते ही बारिश शुरू हो गई और इधर अरमान अपनी बालकनी में बैठकर इस सुकून भरे पलों में तुलसी को याद करके मुस्कुरा रहा था। रघुवेंद्र जी और अक्षय किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में बाहर ही डिनर करने वाले थे तो घर में सिर्फ अरमान ही रह गया था। वो नीचे आया और मेड से आलू के पराठे और चाय बनाने के लिए कहकर वापस रूम में आ गया। अपने कबर्ड के ड्रॉर से एक तस्वीर निकाली और उसे तकिए पर एक साइड में रखकर उसके बगल में अपना सिर रखकर लेटते हुए बोला, पता है मॉम, मिस जोनी बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल आपकी जैसी, और वो बहुत अच्छी भी है, सबसे अलग, एकदम गुलाब की कली जैसे कोमल सी, अनछुई सी। मॉम आपने तो उसे देखा होगा ना, तो बताइए ना वो कैसी, आपको कैसी लगी? अरमान ने कहा तो इतने में ही खिड़की के पल्ले आपस में भिड़े और एक ठंडी हवा का झोंका अरमान के बालों और चेहरों को सहला गया। अरमान ने तस्वीर को उठाकर अपने सीने से लगाया और बोला, आई लव यू मॉम एंड आई रियली मिस यू। उसने तस्वीर को चूमा और वापस ड्रॉर में रख दिया। नौकर ने उसे खाने के लिए टेबल पर बुलाया तो वो नीचे आया और अपना खाना लेकर ऊपर आया और टीवी चलाकर खाना खाया। भाभी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मिसेस राणा, आई मीन मॉम आपसे कुछ कह रही थी क्या? अमृता ने आशना से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आशना ने कहा। आर यू श्योर ना? अमृता ने कंफर्म करना चाहा। आशना ने कहा, या एक बार फिर डैड ने बेंगलोर को नापसंद कर दिया है। कभी कभी तो लगता है डैड चाहते ही नहीं कि शुभ और मैं उनसे अलग सेपरेट रहें। डैड का बस चले तो वो, खैर जाने दीजिए, अमृता ने इधर उधर देखते हुए उदासी से कहा। आप उदास क्यों हो रही हैं? डैडी जी कुछ सोचकर ही मना किया होगा, आशा ने कहा। डैड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें किसी और से तो छोड़िए, अपने बच्चों से भी कोई मतलब नहीं है। देखा नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने अरमान की मर्जी के बिना उस रूही का रिश्ता उससे जोड़ दिया। जो उम्र खुलकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने की होती है, उस उम्र में उसके गले में रूही नाम का फंदा डाल दिया। क्या हमें नहीं पता कि वो कैसी लड़की है? क्या मॉम होती तो ऐसी लड़की को अरमान के लिए लेकर आती? अमृता ने रोते हुए कहा और वहां से चली गई।
काश कि आप होती तो शायद आज सब कैदियों की तरह और घुटन भरी जिंदगी नहीं जी रहे होते, सबकी जिंदगी में खुशियां होती। आशना ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहा, जहां आज सिर्फ घना अंधेरा छाया हुआ था। बारिश में भीगने की वजह से तुलसी को हल्का फीवर और सर्दी जुकाम हो गया था। अवंतिका जी ने उसे कॉलेज जाने से मना कर दिया था, तो तुलसी भी रुकने के लिए मान गई थी, क्योंकि उसे भी छत पर फाइबर शीट लगवाकर बारिश से घर को बचाना था और घर के लिए कुछ और सामान भी खरीदना था। ऋतु ने भी उसकी हेल्प के लिए छुट्टी करने का मन बना लिया था। आई आई आज खाना आपकी प्रियो बनाएगी, ऋतु ने कहा। तू रहने दे, मैं अपना काम कर लूंगी, अवंतिका जी ने कहा। तू काम कम करेगी, आई का काम और ज्यादा बिगाड़ देगी, इसलिए ना या तो स्कूल जा या फिर चुपचाप पढ़ाई कर, तुलसी ने कहा। स्कूल तो जा नहीं सकती, कल यूनिफॉर्म खराब हो गई थी और फिर बारिश की वजह से सूख भी नहीं पाई, और आप तो जानती हैं ना, हमारे स्कूल में बिना यूनिफॉर्म एंट्री नहीं मिलती, और आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो आप कोई तीसरा ऑप्शन दो ना, जो मेरे मन का हो, ऋतु ने दांत दिखाकर कहा। हाँ, आजा फिर बर्तन ही साफ कर दे, अवंतिका जी ने कहा। तो तुलसी ने मुस्कुरा कर ऋतु की तरफ देखा, तो उसने कहा, ये काम मुझसे नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन ही ठीक है मेरे लिए। अरमान आज वक्त के कुछ पहले ही कॉलेज पहुंच गया था, लेकिन काफी वक्त तक तुलसी का इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई, तो उसका मन उदास हो गया। कॉलेज गेट के पास अरमान को खड़े देखकर सिद्धांत ने पूछा, क्यों गुरु, चौकीदार की जॉब पकड़ ली क्या? अरमान ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। इतनी शिद्दत से तो चौकीदार अंकल भी ड्यूटी नहीं करते, जितनी शिद्दत से तू यहाँ खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहा है, सिद्धांत ने उसके गले में बांह डालकर कहा। कौन, किसका? मैं इंतजार किसी का नहीं कर रहा हूँ, अरमान ने हड़बड़ा कर कहा। चलो मान लिया तू किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, तो फिर गुरु, इन निगाहों में किसी का इंतजार क्यों दिखाई पड़ रहा है? ये निगाहें इतनी बेसब्री से किसी को खोज क्यों रही हैं? सिद्धांत ने कहा। तो अरमान ने झेंप कर नजरें गेट से हटा ली। तू अकेला आया है, हिमेश नहीं आया साथ में? अरमान ने बात बदलते हुए पूछा। तो सिद्धांत ने उस पर नजरें जमाकर पूछा, कुछ बताएगा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, चल अंदर, वरना क्लास मिस हो जाएगी, अरमान ने उसे लगभग खींचते हुए कहा। जानवी को भी आज तुलसी के बगैर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ना तो उसका नंबर उसके पास था, ना ही एड्रेस था कि जानवी उसके ना आने का कारण पूछ पाती। ब्रेक में वो कैंटीन चली आई, जहां अरमान और सिद्धांत पहले से मौजूद थे। कैंटीन में उसे अकेले बैठे देख अरमान का मन किया कि अभी जाकर तुलसी के बारे में पता कर ले, लेकिन फिर कुछ सोच कर चुप हो गया। लेकिन सिद्धांत को कुछ कुछ से ज्यादा ही समझ में आ गया था। वो उठा और जानवी की तरफ जाने को कदम बढ़ाए, तो अरमान ने टोका, बैठना, कहाँ जा रहा है? अपना टांका भिड़ाने, सिद्धांत ने कहा और जानवी के सामने चेयर पर जा बैठा। उसके बैठते ही जानवी झट से खड़ी हो गई। खड़ी क्यों हो गई, बैठो ना, सिद्धांत ने उसकी प्लेट से समोसा उठाकर चटनी में डिप करते हुए कहा। वो मैं कल के लिए आई एम रियली सॉरी, वो तो सीनियर्स ने कहा था प्रपोज करने के लिए, वरना मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जानवी ने थोड़ा घबराने के बाद एक सांस में सब कह डाला। क्यों क्यों नहीं सोच सकती थी? कोई खराबी है क्या मुझ में? उसने समोसा खाते हुए कहा। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, जानवी ने कहा। तुम्हारी दोस्त कहीं नजर नहीं आ रही? झगड़ा हो गया है क्या, सिद्धांत ने पूछा। पता नहीं क्यों नहीं आई, जानवी ने बच्चों के जैसे उदास होकर कहा। तो फोन करो उसे, सिद्धांत ने कहा। नंबर नहीं है उसका और एड्रेस पता भी नहीं, जानवी ने समोसा खाते सिद्धांत को देख अपनी टोन में कहा। ओह, सिद्धांत ने अपने से कुछ दूर बैठे सिद्धांत अरमान की तरफ देखा और ना में गर्दन हिलाकर जानवी से कहा, फिर उठकर जरा सा झुककर बोला। मेरा जवाब हाँ है, जानवी ने आंखें फाड़ते हुए उसे देखा, तो उसने आंखें छोटी करके उसे देखा और अरमान के पास जाकर बैठ गया। क्या कहा उसने, मिस जूनी क्यों नहीं आई? वो ठीक तो है ना? अरमान ने सिद्धांत के बैठते ही एक सांस में उससे सब पूछा। मतलब मेरा शक सही था, सुबह मिस जूनी का ही इतनी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, सिद्धांत ने कहा। तो अरमान नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। वैसे तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, मिस जूनी की बेस्ट फ्रेंड को मिस जूनी के बारे में कोई खबर नहीं है, और यार होगा कुछ काम इसलिए नहीं आ पाई होगी, परसों आएगी, तब जी भर के दीदार कर लेना, सिद्धांत ने कहा। परसों क्यों, कल भी नहीं आएगी क्या, अरमान ने कहा। तो सिद्धांत ने हंसते हुए कहा, तू ना पक्का आशिक लग रहा है मिस जूनी का। अबे भूल गया क्या, कल संडे है। तुलसी ने पूरा दिन लगाकर सामान खरीदा और घर की छत को भी बारिश से बचाने का इंतजाम कर लिया। दिन ढलने में अभी काफी वक्त था, तो तुलसी ने इस वक्त को ऐसे ही बर्बाद ना करके जॉब ढूंढने की सोची। उसने जल्दी से चेंज किया, बालों को पोनी टेल बनाई और हाथ में पट्टे वाली घड़ी पहनते हुए बाहर आई। आई मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। उसने जूतियां पहनी और बैग टांग कर निकली कि सामने से आता चिंटू भी उसके साथ हो लिया। चिंटू, अगर जॉब ना मिली ना, तो फिर से मोहित भैया के पैरों में गिर पड़कर जॉब मांगनी पड़ेगी, तुलसी ने चिंटू को देख कर कहा। सोचना भी मत। हाँ, चिंटू ने कहा। तो तुलसी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
बिना बताए कोचिंग छोड़ देने से वो बहुत भड़के हुए हैं। कह रहे थे, अब आपको तो क्या, आपकी परछाई को भी कोचिंग के आसपास फटकने नहीं दूंगा। चिंटू ने कहा तो तुलसी रुआंसी हो गई। दीदी तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर लगा लूंगा। वैसे कल फिर दंगल होने वाला है और कल दिन में ही बाइक रेस भी है। आप देख लो पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, वरना जॉब तो मैं आपको ढूंढ ही दूंगा। चिंटू ने कहा तो तुलसी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये बाइक रेस और दंगल दोनों ही उसे कुछ खास पसंद नहीं थे। बस अपनी मजबूरी के चलते और घर चलाने के लिए उसे करना पड़ता था। दोनों कामों में कोई बुराई तो नहीं थी, वो मेहनत करती थी और उसे उसी के पैसे मिलते थे, लेकिन तुलसी के लिए ये रिस्की काम थे और अगर उसे कुछ हो गया तो आई और ऋतु का क्या होगा। दीदी क्या सोच रही हो? चिंटू की आवाज़ से तुलसी अपनी सोच से बाहर आई। आई नो तुम क्या सोच रही हो, लेकिन दीदी इस बारी पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा, ये अपन का वादा है तुमसे, चिंटू ने अपनी पुरानी टोन में कहा। तो तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, चिंटू हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। और मेरी किस्मत बचपन से ही खराब रही है, इसलिए मैं पहले से कोई उम्मीद नहीं लगाती, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो सब कुछ टूट जाता है और मेरे पास बैठकर रोने जितना भी वक्त नहीं है। अब चल तू घर में जाकर, मैं अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। और हाँ, बाइक रेस के लिए कोई अच्छी सी बाइक देख लेकर आना, मुझे चलाकर भी देखनी पड़ेगी ना। तुलसी के कहने पर चिंटू ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और तुलसी ट्रेन में सवार हो गई। आज फिर अलग अलग जगह पर ट्राई किया, लेकिन जॉब कहीं भी नहीं मिली। शाम होते देख तुलसी ने एक बेकरी शॉप देखी और वहां से आई और प्रियो के लिए पेस्ट्री लेने की सोच वो मुस्कुराते हुए उस ओर बढ़ गई। घर जा रहे अरमान की नज़र जब रोड क्रॉस करती तुलसी पर पड़ी तो उसने एकदम से उसके जस्ट सामने ही ब्रेक लगाया और पीछे से स्पीड से आती तेज कार ने भी अचानक से ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी अरमान की गाड़ी से टकराई और उसका सिर स्टीयरिंग से जा लगा। गाड़ी के सामने ही रुकी तुलसी ने जब ये देखा तो उसने कार के शीशे पर 2-3 बार नॉक किया और अरमान ने सिर उठाकर उसे देखते हुए गाड़ी का शीशा नीचे किया। आप? तुलसी ने अपने सामने अरमान को देख लगभग चीखते हुए कहा तो अरमान मुस्कुरा दिया। आप बाहर आइए, आपको चोट लगी है, तुलसी ने फिक्रमंद होकर कहा तो उसकी फिक्र अरमान के दिल को ठंडक दे गई। पिछली गाड़ी से निकलकर एक लड़का आया और उसने अरमान को देखकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूँ। नो नो, इट्स टोटली माई फॉल्ट एंड डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अरमान ने कहा तो वो लड़का तुलसी को देखते हुए चला गया और उसका तुलसी को देखना अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी, मेरे अचानक सामने आ जाने की वजह से आपको चोट लग गई, तुलसी ने कहा तो अरमान ने मुस्कुराकर कहा, ये बस एक छोटी सी चोट है, लेकिन इस छोटी सी चोट से ब्लीडिंग हो रही है और आप चोट को ज़्यादा देर तक खुला छोड़ेंगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है और मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो ये मुझे पसंद नहीं, तुलसी ने उसकी चोट को से बहते खून को देखकर कहा। ओके, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, तुम अगर हेल्प कर दोगी तो, अरमान ने कहा और दूसरी साइड से गाड़ी का डोर खोला तो तुलसी ने उसकी चोट को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसके बराबर में जाकर बैठ गई। अरमान ने उसे फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर दिया तो तुलसी ने एक पैर मोड़कर बैठते हुए उसकी तरफ पलटकर फूंक मारते हुए उसकी चोट साफ करी। जहां तुलसी की नज़र सिर्फ उसके माथे पर लगी चोट पर थी, वहीं अरमान की नज़रें उसके चेहरे पर थीं, जिस पर हर पल अलग अलग भाव आ जा रहे थे। उसकी गर्म सांसें अरमान को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसके पास से आती वही कल वाली खुशबू से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, तुलसी ने उसे आंखें बंद करते देख कर कहा। नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अरमान ने उसकी बात सुनकर कहा। तुलसी ने उसके माथे पर बैंडेज लगाई और कहा, हो गया, थैंक यू, अरमान ने कहा तो तुलसी गाड़ी से बाहर निकलने लगी तो अरमान ने कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं थैंक यू, कहकर तुलसी कार से बाहर निकली और एक तरफ को बढ़ गई। अरमान उसे देखते ही रह गया। जब वो आंखों से ओझल हुई तो वो भी घर के लिए निकल गया। तुलसी बेकरी शॉप पर पहुंची, उसने आई और प्रियो की पसंद की पेस्ट्री पैक करवाई। ये ए रोनीता, तूने मोनिका की रिप्लेसमेंट लाने को कहा था ना, क्या हुआ उसका? एक औरत ने कान से फोन लगाए ही पेस्ट्री पैक कर रही एक लड़की रोनीता से पूछा। आंटी मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, आप थोड़ा टाइम और दें, मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगी, रोनीता ने कहा। अरे बाबा, तुमको मालूम है जब से मोनिका गई है तब से अपने को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, उस औरत ने फिर से फोन पर नंबर डायल कर कान से लगाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तुलसी ने उन दोनों की बातों को सुनकर कुछ अंदाजा लगाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रोनिता की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उससे पहले ही आंटी ने कहा, तुम क्या हेल्प करेगी? वो मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत थी तो मुझे लगा आप लोगों को भी एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, मैंने बिना जाने ही कह दिया, तुलसी ने पे किया और उसका आगे जाने लगी। अरे रुको, रोनिता ने दौड़कर उसकी बाह पकड़ते हुए कहा तो तुलसी ने उसकी तरफ देखा। देखो, तुम्हें जॉब चाहिए और हमें भी एक एम्प्लॉय चाहिए,
तुम्हें बेकिंग का काम आता है ना? रोनिता ने उत्सुकतावश पूछा। नहीं, आता तो नहीं है, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। सीख जाऊंगी, तुलसी ने पहले रोनिता फिर आंटी की तरफ देखकर कहा। ए रोनिता, जरा इधर आ, कुछ बात करनी है। आंटी ने रोनिता को देखकर कहा। तुम अंदर आओ और रुको यहीं पर, आंटी को मैं मना लूंगी, फिर तुम्हारी जॉब पक्की। रोनिता ने तुलसी को अंदर लेकर आते हुए कहा। क्या बात हो गई आंटी, ऐसे क्यों बुलाया? रोनिता ने अंदर बने रूम में आते हुए कहा। तुमको अच्छे से पता है ये शॉप मोनिका के बनाए केक और पेस्ट्री की वजह से चलता था। जब से गई है धंधा एकदम ठप पड़ गया है। हमको उससे भी अच्छा कोई और चाहिए, और इस लड़की को तो कुछ आता ही नहीं है, तो फोकट की सैलरी मेरे जेब से तो नहीं जाएगी, आंटी ने कहा। आंटी, आपको भी पता है मोनिका अब नहीं आने वाली, और कोई भी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। क्या पता सीखने के बाद ये लड़की भी अपनी बेकरी में धूम मचा दे। एक मौका देकर देखते हैं ना। वो कहते हैं ना, कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे को ये लेक्चरबाजी जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उस लड़की को हाँ बोल दो और उसका टाइम भी देख लो, लेकिन मेरा जरा भी नुकसान हुआ तो फिर मैं इसको एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। आंटी ने रोनिता की बात पूरी होने से पहले ही अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा। रोनिता ने मुंह बनाया और रूम से बाहर शॉप पर आ गई। तुलसी वहीं बैठकर सब तरफ नजरें दौड़ा कर देख रही थी। तुलसी ने जैसे ही रोनिता को आते देखा तो वो उसके सामने खड़ी हो गई। क्या तुम्हें थोड़ा बहुत भी कुकिंग से रिलेटेड कुछ बनाना आता है? रोनिता ने पूछा। तुलसी ने हाँ में सिर हिलाया तो रोनिता खुश होते हुए बोली, ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो तुम बहुत आसानी से सीख जाओगी। सीख तो जाओगी ना? रोनिता ने कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर धीमे से पूछा। तुलसी ने पलकें झपकाई तो उसने कहा, फिर तुम कल से ही आ जाओ। थैंक यू सो मच, मुझे इस वक्त जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाऊंगी और कभी निराश नहीं करूंगी आप लोगों को। और क्या मैं परसों से अपने कॉलेज छूटने के बाद आऊँ? कल बहुत ज़रूरी काम है तो, तुलसी ने कहा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अभी तक न तुमने अपने बारे में बताया और ना ही हमने अपने बारे में, रोनिता ने कहा। मैं तुलसी, तुलसी शर्मा, तुलसी ने कहा तो पीछे से आंटी मुंह बनाते हुए बड़बड़ाई। नाम तो ऐसे बता रही है जैसे कहीं की राजकुमारी हो। तुलसी, तुलसी शर्मा। मैं रोनिता, और ये है मेरी आंटी बरखा। ऊपर से थोड़ी सख्त हैं लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। रोनिता ने बरखा आंटी की तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने होंठ एक तरफ को उठाए और बोली, ए रोनिता, ज़्यादा मक्खनबाजी ना करो और चलो काम पर लगो। और इससे कहो कि अगर इसका काम देखने के बाद ही इसे सैलरी मिलेगी। रोनिता ने तुलसी की तरफ देखा तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। अभी चलती हूँ, परसों अपने टाइम पर आ जाऊंगी। आशना अपने रूम में अटैच एक छोटे से रूम में स्केचिंग कर रही थी, लेकिन अपर्णा जी की कही बातें अब भी उसके कानों में जस की तस गूंज रही थी। उसके हाथ कैनवास पर तेजी से चल रहे थे। उन आवाजों के साथ ही उसने जहन में कुछ तस्वीरें भी घूम रही थी। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपकी और अचानक ही उसने गुस्से से सब कुछ बिखेर दिया। आशना, रूम में आते ही अक्षय ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो वो तेजी से आवाज़ की दिशा में पहुंचा। आशना फर्श पर बिखरे रंगों और सामानों के बीच बैठी हुई थी और उसकी नज़रें कैनवास पर बनाई हुई अपनी पेंटिंग पर थी। अक्षय की नज़रें भी उस पेंटिंग पर गईं जिसमें आशना एक खूबसूरत से रेड गाउन पहने हुई थी। माथे पर फूलों का टियारा पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अक्षय ने उसे पीछे पीछे से हक किया हुआ था और दोनों का हाथ आशना के बेबी बम्प पर था। दोनों की खुशी मुस्कुराहट बनकर उनके चेहरे पर खिली हुई थी। आशु, ये, अक्षय ने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल ही नहीं पाया। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे धमकी दी उन्होंने मुझे। आशना ने अपनी भरी हुई आंखों से अक्षय की तरफ देखकर कहा तो अक्षय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आशु, क्या हुआ बेबी? किसने क्या कहा, बताओ मुझे। अक्षय ने उसके सिर को सहलाते हुए बहुत प्यार से पूछा। आशना फपक कर रो पड़ी और रोते हुए ही बोली, अक्षय, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। उन्होंने हमारे बेबी को मार दिया और अब मुझे भी मार देंगी। आशु, आशु, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अक्षय ने उसे रूम में लाकर बेड पर बिठाया और ग्लास में पानी डालकर उसे पिलाया। फिर उसके बगल में बैठते हुए उसके हाथों को थामकर कहा, आशु, तुम जानती हो ना डॉक्टर ने उस टाइम क्या कहा था? हमारे बेबी की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, इसलिए अबॉर्ट करना पड़ा। किसी ने नहीं मारा हमारे बेबी को। अब ये बताओ किसने क्या कह दिया तुमसे जो इतना डर गई हो? वो मिसेज राणा। आशना ने उसे दोपहर में मिसेज अग्रवाल और अपर्णा जी की बातों से लेकर पार्टी में अपर्णा जी की कही सारी बातें। अक्षय, तुम डैडी जी से बात करो। अरमान भैया के लिए तुम्हारी तो हर बात सुनते हैं ना वो। अगर रूही उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ गई तो वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। अब सिर्फ तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। आशना ने उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा। आशु, अभी जो भी जैसा है भी है होता है होने दो। वक्त आने पर और सही मौका देखकर मैं डैड से बात कर लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे रूही को स्टॉक करना होगा। अगर कुछ भी गलत नज़र आया तभी मैं डैड को
कन्विंस कर पाऊंगा, अक्षय ने कहा। इसका मतलब तुम ये एंगेजमेंट होने दोगे? तुम भैया की पढ़ाई का हवाला देकर ये रोक भी तो सकते हो ना। आशना ने कहा तो अक्षय ने सोचते हुए कहा, मैं सिर्फ डैड के दिमाग में ये बातें डाल सकता हूँ, बाकी फैसला तो वही लेंगे। और तुम भी जानती हो डैड के एक बार कोई फैसला ले लेते हैं तो उस पर कायम रहते हैं। उसी वक्त अक्षय को कोई कॉल आई और वो बात करने लगा। आशना ने उसे बात करते देखा तो उठकर बालकनी में चली आई। उसने मन ही मन कहा, तुम कुछ नहीं जानते अक्षय, कुछ भी नहीं जानते। अक्षय ने कॉल कट करते हुए ही बालकनी में उदास चेहरा लिए खड़ी आशना की तरफ देखकर मन ही मन कहा, आशु, मैं सब जानता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकता। वो फोन की तरफ देखते हुए ही रूम से बाहर निकल गया। अरमान घर पहुंचा। उसने हॉल में झांक कर देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो उसने दौड़ लगाई और सीढ़ियों के करीब पहुंचा ही था कि रघुवेंद्र जी की आवाज गूंजी, अरमान, व्हाट इज दिस? और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अरमान ने अपनी आंखें बंद कर मुट्ठी भींची और एक साथ ही साथ उसने ऊपर देखा तो अक्षय को देखकर उसकी जान में जान आई और उसने आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की। अक्षय का ध्यान उसके माथे पर लगी बैंडेज पर गया। डैड, वो अरमान को मैंने ही अपने पर्सनल काम से भेजा था, अक्षय ने नीचे उतरते हुए कहा और साथ ही साथ अरमान को रूम में जाने का इशारा भी किया और रघुवेंद्र जी के सामने बैठकर नई डील के बारे में बात करने लगा, जिससे वे उलझ गए और अरमान इसी का फायदा उठाते हुए रूम में भाग गया। उसने अपनी बैंडेज हटाई। नील का निशान और स्वेलिंग साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने बैंडेज ही वापस लगा ली क्योंकि ये तुलसी ने लगाई थी। अरमान वो पल याद करके ही बाकी सब परेशानियों को भूल कर मुस्कुरा उठा। आई आई आई, मुझे नौकरी मिल गई। घर में घुसते ही तुलसी ने अवंतिका जी को पकड़कर गोल घुमाते हुए खुश होकर कहा। अरे बस बस, मुझे चक्कर आने लगा है, अवंतिका जी ने अपने एक हाथ से अपने घूमते हुए सिर को पकड़ते हुए कहा। तुलसी ने वहीं रखी खाट चारपाई पर बैठाते हुए कहा, आई, आप ठीक तो है ना? मैं एकदम ठीक हूँ। और तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई कि सारे चक्कर भाग गए, अवंतिका जी ने उसे उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। आप पूछेंगी नहीं कहाँ और कहाँ नौकरी मिली है और क्या काम करना है? तुलसी ने कहा। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी और सोच समझ कर ही करेगी, अवंतिका जी ने कहा। आई, एक बेकरी शॉप है, वहां नौकरी मिली है, लेकिन जब तक मैं काम नहीं सीख जाती तब तक कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तुलसी ने कहा। अरे दीदी, आप तो सुपर वुमेन हो, बड़े बड़े पहलवानों को उठा उठा कर पटक देती हो, तो ये केक बेक करना कौन सी बड़ी बात है? और आप तो फास्ट लर्नर हो, फिर आप सीख जाओगी तो हम भी अपने बर्थडे पर हलवे का नहीं बल्कि वीआईपी वाला केक कट करेंगे। वाओ, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, रितु ने कहा तो आई और तुलसी दोनों ही मुस्कुरा दी। रूही आज भी क्लब के नशे में चूर होकर डांस कर रही थी। डांस करते हुए उसकी नज़र एक कपल पर पड़ी। उसने लड़की को देखा, फिर उसके साथ डांस करने वाले लड़के को। उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर अपनी नज़रें टिका दी। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था और उस लड़की के साथ उसकी कमर में हाथ डाले डांस कर रहा था। रूही ने एक पूरी नज़र लड़के पर डाली और उन दोनों के पास पहुंचकर लड़की को धक्का दिया और उस लड़के के दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखवाए। उस लड़के ने अपने हाथ उसकी कमर से हटाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, डोंट यू डेयर। रूही ने उसके होठों के पास अपने होठ ले जाकर कहा तो शराब की स्मेल से लड़के ने अपना मुंह फेर लिया। रूही ने उसके गाल पर हथेली रखकर अपनी तरफ घुमाया और वापस से उसके हाथ अपनी कमर पर रखे और अपना एक हाथ उसके गले में डालकर दूसरा हाथ उसके सीने पर रख लिया। एक्सक्यूज मी, ये क्या हरकत है? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मंगेतर के करीब जाने की? उस लड़की ने रूही की बाह पकड़कर गुस्से से कहा। रूही ने अपनी बाह पर रखा उसका हाथ देखा और कहा, शायद तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरी नज़र में तुम निहायत ही बदतमीज और बेशर्म लड़की हो। इससे ज्यादा ना मुझे जानना है और ना ही इंटरेस्ट है, उस लड़की ने रूही को घूरते हुए कहा। मुझे भी तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। नाउ गेट लॉस्ट। रूही ने अपनी बाह छुड़ाकर वापस उस लड़के के सीने पर हाथ रख लिया। आप हैं कौन और चाहती क्या हैं? और वो मेरी मंगेतर हैं, आप उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती। इतनी देर से चुप उस लड़के नमन ने रूही का हाथ अपने सीने से हटाते हुए एक स्टेप बैक लेकर कहा, सांची चलो यहाँ से। नमन ने अपनी मंगेतर सांची का हाथ पकड़ कर कहा और क्लब से बाहर निकल गया। इतना आसान है क्या रूही की नजरों में आकर उससे दूर जाना? रूही ने दोनों को जाते देख अजीब सी मुस्कान बिखेरी और अपने फोन पर एक मैसेज टाइप कर सेंड किया और वापस से ड्रिंक करते हुए भीड़ में डांस करने लगी। आप ठीक हो ना? बालकनी से गार्डन में देखती अपने ही ख्यालों में खोई आशना की तंद्रा अरमान की आवाज से टूटी, जो कुछ देर पहले ही अपने रूम की बालकनी में आया था और आशना को ऐसे गुमसुम देख पूछे बिना रह नहीं पाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको ये चोट कैसी लगी? आशा ने कहते हुए उसकी चोट को देखा। नहीं कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही मामूली सी खरोंच है।
लेकिन बहुत प्यारी भी। अरमान ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा, लेकिन आखिरी की लाइन बहुत धीमे से कही, जिसे आशना सुन भी नहीं पाई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ कुछ उसे समझ आ रही थी। चोट लगने पर भी किसी को मुस्कुराते हुए पहली बार देख रही हूँ। कौन है वो? आशना ने भौहें उठाकर सवाल किया। कौन किसकी बात कर रही हैं आप? अरमान ने एकदम से हड़बड़ा कर कहा। जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ये मासूम सी मुस्कान आई है। अब मुझसे तो कुछ भी छुपाना ही मत। आपको आपसे भी बेहतर जानती हूँ। माँ ना सही, भाभी माँ तो हूँ आपकी, आशना ने कहा। तो अरमान ने कुछ पल उसे देखा, तो आशना ने फिर पूछा, ओके, अगर आप बताने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो मिलवा तो सकते हैं ना? भाभी, अभी मैं उसे लेकर श्योर नहीं हूँ। अभी उसे मिले सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अभी तक तो मैं उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। सिर्फ इतना पता है कि वो मुझे अच्छी लगती है। वो बहुत प्यारी सी है और मासूम भी। कहते हुए अरमान मुस्कुराया। उसका 2 पल का साथ भी सुकून देता है। उसकी एक झलक भी दिन बना देती है। अरमान ने रेलिंग पर रखे अपने दोनों हाथ हटाए और पलट कर रेलिंग से टेक लगाकर खड़े होकर दोनों हाथ पॉकेट में डालकर आशना की तरफ देखा। लगता है इश्क नाम का बुखार चढ़ गया है आपको, आशना ने कहा। तो अरमान ने नजरें झुका ली। होठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट तैर गई और आंखों के आगे तुलसी का चेहरा गुजर गया। आप तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। आसना ने उसे छेड़ा तो अरमान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, भाभी, क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन? और अगर ये प्यार है भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। डैड ने तो मेरी किस्मत पहले ही लिख दी है और रूही को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दिया, बिना ये जाने कि मैं यानी उनका बेटा क्या चाहता है। जब तक मॉम थी तब तक डैड हमारी सारी छोटी बड़ी ख्वाहिशें बिना हमारे कहे भी जान लेते थे। आशु, अक्षय की आवाज़ सुनकर आशना ने पलट कर देखा, तो वहीं अरमान अपनी नम आंखें साफ करते हुए अपने रूम में चला गया। आशना ने कुछ कहने के लिए अरमान की बालकनी की तरफ देखा, लेकिन अरमान वहां ना देखकर वो उदास हो गई। क्या हुआ? उस बात को अभी तक सोच रही हो क्या? अक्षय ने बालकनी में आकर आशना के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। तो आशना फिर उसकी तरफ पलट गई और ना में सिर हिला दिया। अक्षय उसे लेकर अंदर चला आया। अगले दिन तुलसी ने बाइक रेस में हिस्सा लेने के लिए अवंतिका जी से बात की, लेकिन अवंतिका जी मानने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके तुलसी, चिंटू, रूही, ऋतु तीनों ने उन्हें मनाया और उन्हें हार कर मानकर हाँ ही कहना पड़ा। अवंतिका जी ने उसे दही चीनी खिलाई और बप्पा के चरणों से फूल उठाकर उसके माथे और आंखों पर लगाते हुए कहा, इसे अपने पास रखना, बप्पा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें कामयाबी देंगे। तुलसी ने मुस्कुराते हुए चिंटू के साथ बाहर निकल गई और जो बाइक वो लेकर आया था उसे अच्छे से चेक कर उसी पर सवार दोनों वहां से रेस लोकेशन की ओर निकल पड़े। मिस्टर राणा और अपर्णा जी मिसेज अग्रवाल और मिस्टर अग्रवाल के कहने पर उनके साथ लोनावाला के लिए निकल गए थे। बिजनेस की व्यस्तता के चलते मिस्टर अग्रवाल अक्सर मुंबई से बाहर ही रहते थे। इस बार जैसे ही उन्हें वक्त मिला वो फैमिली के साथ एक खूबसूरत और शांत जगह पर वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन जब रूही नहीं मानी तो उन्होंने मिस्टर राणा और मिसेज राणा के साथ आने को कहा और मिस्टर राणा इनकार नहीं कर पाए। मिस्टर राणा और खासकर अपर्णा जी की अनुपस्थिति से अक्षय भी आशना को घुमाने लेकर चला गया और अमृता के भी अपने पति शुभ के साथ आज के दिन के प्लान्स थे, तो वो दोनों भी साथ ही निकल गए। अब घर में सिर्फ अरमान रह गया था, जो घर के गार्डन में घास पर लेटकर टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे सिद्धांत की कॉल आने लगी और अरमान ने बिना देर किए कॉल रिसीव किया और उधर से सिद्धांत की आवाज़ आई, जल्दी बाहर आओ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। क्यों? और जय कहाँ है? अरमान ने खड़े होकर अपने कपड़ों को झटकते हुए पूछा। जय कृतिका के साथ गया है और आज पूरा दिन दोनों साथ में वक्त बिताने वाले हैं, तो तुम कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो, बस जल्दी से बाहर आओ, सिद्धांत ने कहा और बिना उसकी बात सुने कॉल कट कर दिया। अरमान ने फोन जेब में डाला और सिद्धांत की गाड़ी के पास आकर दोनों हाथ गाड़ी पर रख कर झुककर विंडो से झांकते हुए पूछा, तुम कहीं जा रहे हो? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी आ रहे हो, सिद्धांत ने कहा और डोर ओपन कर उसे अंदर आने के लिए कहा। अरमान गाड़ी में बैठा तो सिद्धांत ने कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस साइको ने तो कुछ कांड किया क्या? मिसेस जोनी को देखने का मन कर रहा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक झलक, अरमान ने गाड़ी में बैठने के बाद डोर बंद कर कर कहा। ये तुम बता रहे हो या मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? सिद्धांत ने पूछा। बता रहा हूँ। और कुछ? अरमान ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। नहीं, मुझे लगा जिससे हम प्यार करते हैं उसकी एक झलक देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता है, तो तुम भी मिस जूनी को देखकर दिल को सुकून? ऐसा कुछ भी नहीं, अरमान ने उसकी बात काट कर कहा। तो कैसा है फिर? डोंट डोंट लेट मी कि तुम्हें मिस जूनी से प्यार नहीं है। सब दिखता है मुझे, सिद्धांत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा।
वो मुझे अच्छी लगती है बस, इसे प्यार का नाम मत दो। वैसे भी किसी से प्यार होने के लिए उसे जानना और उसे समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही प्यार नहीं हो जाता। अरमान ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, प्यार तो तुम्हें है गुरु, लेकिन तुम मानना नहीं चाह रहे हो तो रूही से फिक्स हुए रिश्ते की वजह से, या फिर मिस जूनी को रूही से प्रोटेक्ट करने की वजह से। सिद्धांत ने मन ही मन कहा और अरमान की तरफ देखकर वापस सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव करने लगा। हम जा कहाँ रहे हैं? अरमान ने पूछा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, सिद्धांत ने मुस्कुराते हुए कहा। कल रूही ने फिर नया बकरा पकड़ा और साथ में अपनी अच्छी खासी बेइज्जती भी करवाई, सिद्धांत ने कहा। तुमने उसे स्टॉक किया? जानते हो ना, अगर वो जान गई तो तुम्हारी जान ले लेने से पीछे नहीं हटेगी। वो जो करती है करने दो यार, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अरमान ने कहा। मुझे फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकता। उस रूही को तो मैं बहुत जल्दी सबके सामने एक्सपोज करके रहूंगा। उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी में नहीं बल्कि पागल खाने या जेल में होनी चाहिए। रही बात अपनी जान की, तो दोस्त के लिए जान भी चली जाए फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मेरे यार, सिद्धांत ने कहा तो अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ जय, और तुम मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर हो और मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता, इसलिए जिद छोड़ दो। मैंने समझौता करना सीख लिया है। तुम अंकल से बात क्यों नहीं करते? वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे यकीन है वो तुम्हें सुनेंगे भी और समझेंगे भी, सिद्धांत ने कहा। मैंने कई बार कोशिश की डैड से बात करने की, लेकिन मिसेज राणा, वो डैड को अकेले छोड़ती ही नहीं है और उनके सामने मुझे डैड से बात करना ठीक नहीं लगता। और डैड अगर मुझे समझते तो वो रूही और उसकी फैमिली से रिश्ता जोड़ने से पहले मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं लेते। कम से कम एक बार उन्होंने मुझसे पूछा होता मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने जो करना था वो किया, अरमान ने कहा। तो इसका मतलब तुम रूही से शादी कर लोगे? सिद्धांत ने पूछा। वो सब छोड़ो, ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? अरमान ने बात को टालने के मकसद से कहा तो सिद्धांत मुस्कुराते हुए बोला, बस पहुंच गए। अगले 5 मिनट बाद ही उसने गाड़ी रोकी। अरमान ने बाहर देखा तो काफी सारी गाड़ियां वहां पर लगी हुई थीं और कुछ लोग बाइक पर सवार थे तो कुछ गाड़ियों के बोनट पर बैठे थे। अरमान ने सिद्धांत की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उसने कहा, यहाँ हर कुछ वक्त में बाइक और कार रेस कंपटीशन होता है और इस रेस में कोई भी पार्ट ले सकता है। तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? अरमान ने पूछा तो सिद्धांत ने कहा, उधर देखो। अरमान ने उसकी नजरों का पीछा किया, दूसरी तरफ देखा तो हेलमेट उतारती तुलसी पर उसकी नजर पड़ी। व्हाइट कलर की टी शर्ट पर ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स, व्हाइट शूज। हेलमेट निकालते ही उसके बाल कुछ पीठ पर तो कुछ उसके चेहरे पर बिखर गए, जिन्हें उसने अपनी उंगलियों की मदद से पीछे की तरफ किया। अरमान खोया हुआ सा उसे ही देख रहा था और सिद्धांत उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इम्प्रेसिव, हाँ। मिस जूनी बाइक चलाना भी जानती हैं, सिद्धांत ने कहा, लेकिन अरमान अब भी तुलसी में ही खोया हुआ था। चिंटू ने भी अपना हेलमेट उतारा और तुलसी के बगल में जाकर मिरर में देख अपने बालों को सेट करते हुए तुलसी से बात करने लगा तो अरमान ने उसे देखते सिद्धांत से पूछा, अब ये कौन है मिस जूनी के साथ? मुझे क्या पता, होगा कोई भी, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें उससे क्या, सिद्धांत ने अरमान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, जबकि अरमान की नजरें अब भी तुलसी और चिंटू पर बराबर बनी हुई थी। लड़का काफी स्मार्ट लग रहा है, नहीं? हो ना हो ये मिस जूनी का बॉयफ्रेंड होगा, सिद्धांत ने एक तिरछी नजर से अरमान पर डालते हुए कहा और अरमान ने घूरते ही तुलसी और चिंटू को देखा। जरूरी तो नहीं कि बॉयफ्रेंड हो सकता है भाई भी हो सकता है, अरमान ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम करो अपनी रूही से शादी, सिद्धांत ने कहा। लेकिन अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया तो सिद्धांत आगे बढ़ते हुए बोला, रिश्तों में दूरियां अच्छी नहीं होती, खासकर नए रिश्तों में। किसी को जानने और समझने के लिए उससे मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, ना कि उस दूर बैठकर अपलक देखना पड़ता है। इतना कहकर सिद्धांत तुलसी की तरफ बढ़ गया और अरमान भी उसकी कही बातों को सोचते हुए खड़ा था। फिर कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे चला गया। हे मिस जूनियर, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो? सिद्धांत ने तुलसी के सामने खड़े होते हुए कहा तो तुलसी ने हाँ में सिर हिला दिया और चिंटू ने सवालिया निगाहें उस पर डाली तो तुलसी ने कहा, सर ये चेतन है और ये चेतन ये कॉलेज में मेरे सीनियर हैं। सिद्धांत सिद्धांत ने हाथ आगे बढ़ाते हुए चिंटू ने भी उससे हाथ मिलाकर कहा, अपन चेतन, चौल में सब प्यार से चिंटू कहते हैं। इधर कुछ अनाउंसमेंट होने लगी तो चिंटू ने अपना हेलमेट तुलसी को पकड़ाते हुए कहा, दीदी अपन बस 2 मिनट में आता है, इट्स इमरजेंसी। अरमान उसी समय वहां पहुंचा था और चिंटू के मुंह से तुलसी के लिए दीदी सुनकर उसके चेहरे पर राहत के भाव नजर आने लगे। जल्दी आना, तुलसी ने कहा तो चिंटू सर हिलाकर चला गया। हाय, अरमान ने मुस्कुराकर कहा तो तुलसी ने भी हेलो कहते हुए पूछा, अब आपकी चोट कैसी है? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट आई। कौन सी चोट, कैसी चोट, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? और मिस जूनी की वजह से चोट लगी, इसका क्या मतलब है? सिद्धांत ने एक साथ कई सवाल दाग दिए।
कुछ नहीं, बस जरा सी चोट लगी थी, लेकिन अब ठीक है। इनकी कोई गलती नहीं थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था, अरमान ने कहा। तो सिद्धांत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम चलो उधर, कुछ बात करनी है। तुलसी दोनों को देखते हुए मुंह फेरकर बाइक से टेक लगाकर खड़ी हो गई और दूसरी तरफ देखने लगी। काफी सारे बाइकर्स वहां मौजूद थे, जिनमें से अधिकतर लड़के ही थे और लड़कियां उनके पीछे बैठी हुई इतरा रही थीं। क्या, हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक तरफ कहते हो प्यार नहीं करते उससे, और दूसरी तरफ उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। रूही से भी पंगा लिया हुआ है क्या? क्या समझे में से? अब तक भागो, कब तक भागोगे अपनी फीलिंग्स से? मान क्यों नहीं लेते कि प्यार हो गया है तुम्हें उससे? सिद्धांत ने उससे कहा। हाँ हाँ, हो गया है मुझे उससे प्यार, तो क्या करूं मैं? डाल दूं उसकी जान खतरे में, सब कुछ जानते हुए भी? वो अच्छी लड़की है यार, और मैं नहीं चाहता उसे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। मैं नहीं चाहता कि रूही उसे भी हर्ट करे। मैं उसे दूर से ही देखकर खुश हूँ, उसके करीब जाकर सुकून मिलता है, लेकिन अपने सुकून के लिए उसका सुकून नहीं छीनना चाहता। तेज आवाज के साथ शुरू हुई बात धीमे और शांत लहजे के साथ खत्म हो गई और अरमान ने मुंह फेर कर गाड़ी से सिर टिका लिया। सिद्धांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि चिंटू की आवाज सुन दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अपन को नहीं पता तुम दीदी के लिए सही भी हो या नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है, बड़े डरपोक आदमी हो यार। प्यार भी करते हो और डरते भी हो, लेकिन एक बात बता दूं, दीदी के लिए मत डरो, दीदी से डरो तुम लोग। और वो क्या नाम लिया तुमने उस लड़की का? हाँ, वो रूही। तुम लोग अभी दीदी को जानते नहीं हो, जब जान जाओगे तब समझ में आ जाएगा। दीदी को कोई हर्ट करे तो दीदी उसको छोड़ती नहीं है। चिंटू ने बात खत्म कर दोनों की तरफ देखा और जाने के लिए पलटा, तो सिद्धांत ने उसकी बाह पकड़कर रोक कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कहा तो धीरे धीरे सब जान जाओगे। फिर अरमान की तरफ देखकर, वैसे इन्होंने सही पहचाना, दीदी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही अच्छी हैं। फिर अनाउंसमेंट सुनकर चिंटू जाने के लिए फिर पलट गया, तो सिद्धांत ने उसे पकड़ते हुए कहा, मिस जूनी से कहो तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो तुम उसके साथ बाइक पर नहीं बैठ पाओगे। ए, तुम लोग पागल हो क्या? ऐसे में तो दीदी कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, और मैं दीदी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, चिंटू ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। तुम्हारी दीदी कंपटीशन में जरूर कंपीट जरूर करेगी, लेकिन उसके साथ तुम नहीं, मेरा दोस्त जाएगा, सिद्धांत ने कहा। सिद्धांत, तुम चुप करो यार, मुझे बात करने दो। सिद्धांत ने अरमान को पहले ही चुप कराते हुए फिर चिंटू की तरफ देखकर, तुमने भी तो किसी से प्यार किया होगा ना? चिंटू ने उसकी तरफ घूमकर देखा। तो तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम, बस आज पहली बार और आखिरी बार हेल्प कर दो, हमारी तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे हम, सिद्धांत ने कहा। तो चिंटू ने सिर हिला दिया और पेट पकड़कर तुलसी की तरफ बढ़ गया। यार सिद्धांत, मैं दूर रहना चाहता हूँ उससे, और तुम मुझे उसके और करीब भेज रहे हो। एक बार आदत लग गई तो जी नहीं पाऊंगा यार उसके बिना, अरमान ने कहा। और मैं तुम्हें उस तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल करके रहूंगा उसको, ये वादा रहा एक दोस्त का, सिद्धांत ने मुस्कुराकर कहा। क्या हुआ, ऐसे पेट क्यों पकड़ रखा है? तबीयत ठीक नहीं लग रही तो वापस चलते हैं, ये सब तुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए, तुलसी ने चिंटू को देख कर कहा। क्या हुआ दोस्त, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? सिद्धांत ने पूछा, जिस पर चिंटू ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, दीदी अपन के पेट में ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तुम एक काम करो ना, इन्हें साथ ले लो। चिंटू ने अरमान की तरफ इशारा किया। नहीं, कंपटीशन हो तो होते ही रहेंगे, फिलहाल तुम्हारा ठीक होना जरूरी है, और मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली, तुलसी ने कहा। मिस जूनी, तुम अरमान के साथ पार्टिसिपेट कर लो, मैं यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, और मेरे पास कार में कुछ मेडिसिन भी पड़ी हैं, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे दे दूंगा, जल्दी ठीक हो जाएगा ये, सिद्धांत ने कहा। हाँ दीदी, तुम जाओ, अपन की टेंशन मत लो, तुम नहीं जाओगी तो अपन को खराब लगेगा कि तुम अपन की वजह से कंपटीशन से बाहर हो गए। प्लीज दीदी, चिंटू ने अपने पेट को पकड़ते हुए ही कहा। तुलसी तीनों को देख रही थी और तीनों उसका फैसला जानने के लिए उस पर नजरें टिकाए हुए थे। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।